कर्नाटक में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में बसवराज बोम्मई आज शेखगांव से पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। सिद्धारमैया के पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त कांग्रेस के लीडर भी होंगे मौजूद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के जेर तरबियत याफ्ता अफसरान के साथ करेंगी बातचीत। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन की तकरीब में भी करेंगी शिरकत। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। मुतल्लिका रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरबराहान की करेंगे शिरकत। दिफा राजनाथ सिंह भारतीय फौज के कमांडरों से करेंगे खिताब। मसनूई जहानत, जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स पर मबनी आलात की कारकर्दगी का लेंगे जायजा। यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरला और पंजाब समेत तमाम रियासतों में शदीद गर्मी का कहर। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में आज हल्की बारिश का इम्कान। आज ज़राअत, सेहत और डिजिटल मईशत जैसे मौज़ूआत पर G20 इजलासों का आखिरी दिन। वाराणसी, हैदराबाद और गोवा में रुकन ममालिक के दरमियान गौर खौज। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान होगा मुकाबला। कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इश्मा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए पारा दिन ब दिन चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा फिलहाल कर्नाटक के धारवाड़ और हावेरी के 2 रोजा दौरे पर हैं। वजीर आला बसवराज बोम्मई शेखगांव सीट से जेपी नड्डा और कन्नड़ फिल्म अदाकार सुदीप समेत कई लीडरों की मौजूदगी में दोबारा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला सिद्धारमैया वरुणा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कल 20 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त है, जबकि 21 तारीख को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी 24 तारीख तक वापस लिए जा सकते हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 10 मई को है। उम्मीदवार ढोल की थाप और रोड शो के जरिए खुद को आवाम के दरमियान ले जा रहे हैं। कर्नाटक इंतखाबात में असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। एक तरफ जहां बीजेपी इख्तदार में वापसी का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस बार इख्तदार में वापस आएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला येदियुरप्पा कल से कर्नाटक का सफर शुरू करेंगे। मौजूदा वजीर आला बसवराज बोम्मई ने भी कांग्रेस पर लिंगायत बरादरी में तकसीम की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। दरियासना बीजेपी के सदर जेपी नड्डा आज धारवाड़ और हावेरी के 2 रोजा दौरे पर हैं। अगरचे डीएस की बात की जाए तो इस बार ये पार्टी बगैर किसी इत्तेहाद के इंतखाबी मैदान में तन्हा लड़ रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस तरह पार्टी ने अब तक 224 असेंबली हलकों में से 216 के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ताज़ा तरीन फहरिस्त में बीजेपी छोड़ने वाले साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टार का नाम है। इन्हें हेली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दिया गया है। टिकट न मिलने पर शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ सावनूर को शिकगांव से मैदान में उतारा गया है, जहां वो वजीर आला बसवराज बोम्मई से मुकाबला करेंगे। कांग्रेस ने चिकमंगलूर से HD
धामिया को टिकट दिया है। इस वक्त बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि इस सीट से एमएलए हैं। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी और होनहार तलबा को मेडल पेश करेंगी। वो शिमला एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ट्रेनी अफसरान के साथ भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का दौरा करेंगे। बाद में वो राष्ट्रपति निवास में एट होम इस्तकबालिया की मेज़बानी करेंगी। राष्ट्रपति निवास कल से ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कबल अज़ीं मंगल को शिमला के राजभवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एजाज़ में एक शहरी इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी तरक्की के सफर में कई नई जिहतें कायम की हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह आज मुल्क की राजधानी दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कौमी कन्वोकेशन का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सरबराहान शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में अपनी नौयत की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस मरकजी हुकूमत की मनशियात की फ़रोख्त पर क्रैक डाउन करने और नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइको ट्रैप के तहत दर्ज मुकदमात को तेज करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर अहमियत रखती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के टास्क फोर्स के सरबराह नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोग्रामों और इन खतरात से निमटने के लिए तैयार करदा अपना रोड मैप पेश करेंगे। वज़ारत दाखिला ने दिसंबर 2021 में रियासतों को हिदायत दी थी कि वो मनशियात की लानत से लड़ने और मनशियात से पाक भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पुलिस के डायरेक्टर जनरल के तहत इंसदादी मनशियात टास्क फोर्स तश्कील दें। वज़ारत दाखिला एक कौमी कॉल सेंटर मानस की भी शुरुआत करेगी। इसके अलावा ड्रग्स और दीगर नशीली अशिया के कारोबार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते असर से निमटने के लिए एक मौसर निज़ाम भी शुरू कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज आर्मी कमांडरों के इजलास से खिताब करेंगे। 5 रोज़ा कन्वेंशन का आगाज पीर से शुरू हुआ जो 21 अप्रैल तक चलेगा। वज़ीर दिफा आला टेक्नोलॉजी, इख्तरा, निगरानी के हल, मसनूई ज़हानत, तरबियत, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक वगैरह पर मरकूज आलात के डिस्प्ले का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी सीनियर अफसरान से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन में साबिक़ सफ़ीर विजय गोखले के जरिए भारत और चीन ताल्लुकात के मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर भी बातचीत की मसनूई मनसूबाबंदी की गई है। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक आला सतही तकरीब है जो साल में 2 बार मुनक़्क़िद होती है। ये तसव्वुराती सतह पर बातचीत के लिए एक इदारा जाती फोरम है। ये ख़ौर-ए-ख़ौस भारतीय फ़ौज के लिए अहम पॉलिसी फ़ैसले लेने में मददगार होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम और दीगर के 11 करोड़ रुपए से ज्यादा के असासों को जब्त किया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत की गई है। ये मामला UPA के दौरे हुकूमत में गैर मुल्की फंड हासिल करने के लिए INX मीडिया ग्रुप को गैर मुल्की सरमायाकारी प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले वर्करों पर लू से बचाव की तैयारियां और मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाएं। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखे एक ख़त में लेबर सेक्रेटरी आरती आहूजा ने उनसे कहा है कि वो कंपनियों और सनतों को हिदायत जारी करें कि वो इंतहाई गर्म मौसम के असरात को कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें।
लेबर सेक्रेटरी ने कहा कि महकमा मौसमियात ने इस साल गर्मी के मौसम में शुमाल मशरक़ी और वस्ती भारत के बेशतर हिस्सों और शुमाल मगरिब के कुछ हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई की है। ख़त में रेस्क्यू के लिए मुलाजमीन और वर्करों के काम के औकात को रीशेड्यूल करने, काम की जगहों पर पीने के पानी की मुनासिब सहूलियत को यकीनी बनाने, हंगामी आइस पैक की फरहमी और तामीराती कारकुनों के लिए गर्मी की बीमारी से बचाव और राब्ते की भी हिदायत दी गई है। महकमा सेहत से ये भी कहा गया है कि इन वर्करों की सेहत की जांच को यकीनी बनाएं। कानकनी की इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो काम की जगह के करीब आराम की जगहों पर ठंडे पानी की मुनासिब मकदार और इलेक्ट्रोलाइट की फरहमी के लिए फौरी इक़दाम करें। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 3 रोज़ा मीटिंग का आज आखिरी दिन है। इजलास के दूसरे रोज़ ज़राई तहक़ीक़ और तरक्की में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गहरा तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक, फूड सिक्योरिटी और माहौलियाती दोस्ताना ज़राअत पर भी गौर व ख़ौज़ जारी है। भारत समेत 20 तरक्की पजीर ममालिक के नुमाइंदों ने डिजिटल ज़राअत और पायदार एग्री वैल्यू चेन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा अनाज के नुकसान को रोकने और पानी के इस्तेमाल को कम करने के लिए डिजिटल ज़राअत, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत दीगर मसाइल पर भी बातचीत की जा रही है। आज तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के दूसरे इजलास का आखिरी दिन है। इजलास के दूसरे रोज़ कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। इस दौरान सबसे पहले डिजिटल स्मगलिंग के अहम मौजू पर बात हुई। इस दौरान टूल किट फॉर स्किलिंग, री स्किलिंग, अप स्किलिंग पर मबनी प्रेजेंटेशन भी दी गई। डिजिटल स्किलिंग पर तवील बहस के बाद जिन मौज़ूआत पर इत्तेफाक राय हुआ उनका एक मुसवदा हतमी ऐलान के लिए तैयार किया गया। इजलास में दुनिया भर के माहिरीन ने अपने तजुर्बात से आगाह किया। इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी ने इजलास में शरीक G20 मंदूबीन को मीटिंग के 3 बड़े एजेंडों के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। दूसरे डिजिटल इकनॉमी वर्किंग ग्रुप के इजलास में शरीक मेहमानों ने मंगल की शाम हैदराबाद में सूफी मौसीकी पर रक़्स किया। गैर मुल्की मेहमान जब डिजिटल स्किलिंग जैसे मौजू पर पूरे दिन की संजीदा सोच के बाद हैदराबाद के तारीखी फलकनुमा पैलेस पहुंचे तो वो सूफी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने और वहां मुनक़िदा सूफियाना महफिल में रक़्स करने से खुद को न रोक सके। अलकेश कुमार शर्मा सेक्रेटरी IT वजारत जो इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने भी इस मौके पर मेहमानों के साथ खूब रक़्स किया। इसके बाद फलकनुमा पैलेस में ही गाला डिनर के दौरान एक सकाफती शाम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें भारत के वसुदेव कुटुंबकम की रूह को फिर से और कथक के जरिए दिखाया गया। G20 वर्किंग ग्रुप्स के इजलासों का सिलसिला भारत की सदारत में जारी है। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज गोवा में ख़त्म होगी। मंगल को G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग में शिरकत के लिए आए मेहमानों को जनऔषधि केंद्र के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती भी मौजूद थीं। कुछ मेहमानों ने इसे अपने मुल्क में अपनाने की ख्वाहिश जाहिर की। मंदूबीन ने गोवा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी दौरा किया और वहां से संजीवनी टेलीमेडिसिन चलाने के अमल को देखा। इस मौके पर वजीर सेहत ने टीबी के मरीजों में न्यूट्रिशन किट्स भी तकसीम की। G20 के साइडलाइन इवेंट डिजिटल सेहत पर तवज्जो मरकूज है। भारत ने आलमी सेहत के अहदाफ को हासिल करने के लिए डिजिटल सेहत की सिमत में कई कदम उठाए हैं। 29 नवंबर 2020 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तालिब इल्मों से कहा कि वो अपने मादरे इल्म से जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि जिन इदारों से साबिक़ तलबा ने तालीम हासिल की है उन्हें इन इदारों के साथ जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने इदारों पर जोर दिया कि वो साबिक़ तलबा की शमूलियत के नए और जदीद तरीक़ों पर काम करें ताकि साबिक़ तलबा की फ़ाल शिरकत हो सके। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्थाओं में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें।
चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ही नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के मौके पर नई दिल्ली में सरकारी मुलाजमीन से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम की तामीर में सरकारी मुलाजमीन के किरदार को मुसलसल सराहा है और उन्हें मजीद मेहनत करने की तरगीब भी दी है। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स भी पेश करेंगे। हमारे नामानिगार सुधाकर दास ने सिविल सर्विस डे के प्रोग्राम और पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क में पिछले 9 सालों में होने वाली इस्लाहात के बारे में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए अमला डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है और उसमें सिविल सर्वेंट की, सिविल सेवकों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक चीज पर पीएम मोदी का सबसे ज्यादा अगर फोकस रहा बीते 9 वर्षों में तो वो मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। किस तरह से देखते हैं बीते 9 वर्षों की यात्रा को और आगे क्या कुछ करने का इरादा है? 2014 से पहले एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ करता था, अब इसको 2 दिवसीय बना दिया गया, एकेडमिक बेस बना दिया गया। अलग अलग सत्र होते हैं जहां पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ आकर के अपने प्रस्तुतियां भी रखते हैं और फिर साथ में विचारों का आदान प्रदान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है वो पहले अधिकतर इंडिविजुअल ऑफिसर या इंडिविजुअल ग्रुप्स पर आधारित होता था, अब उसको एक व्यापक स्वरूप दे दिया गया प्रतियोगिता के आधार पर। अब जैसे विकसित भारत लास्ट माइल डिलीवरी जो इस बार की थीम है, अंत्योदय का के आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर, उसके अंतर्गत भी कुछ एक सब थीम्स रख दी गई हैं और अपेक्षा ये होती है कि जिले ऑनलाइन उस प्रतियोगिता में भाग लें। और ये प्रधानमंत्री का ही निजी सुझाव था, जिसके बाद हमने 2015 के बाद 16 के बाद इसमें बदलाव लाया और ये इतना सफल रहा कि आज ये स्थिति है कि लगभग 750 से अधिक जिले हैं इस देश में, सबके सब इसमें भाग लेते हैं और पूरे उत्साह के साथ स्पर्धा करते हैं कि हमें पुरस्कार हासिल हो। और साथ ही साथ जो भारत सरकार के जो प्राथमिक योजनाएं, कार्यक्रम हैं, उनको जल्दी से धरती पे लाने का भी काम होता है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रशासन को लेकर के अनेकों नई प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी उनका था, असिस्टेंट सेक्रेटरी 3 मास यहाँ पर बताएंगे अपने स्टेट का अर्जन। उसी प्रकार ये जो सिविल सर्विसेज डे है इसको 2 दिवसीय करके एक एकेडमिक और व्यापक स्वरूप दिया गया। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस आया है जिलों के भीतर, आप जो कह रहे हैं कि लगभग 100% पार्टिसिपेशन, उसका कितना ग्राउंड पर फायदा मिल रहा है और कैसे निगरानी आप लोग कर रहे हैं? उससे एक लाभ तो ये है कि एक सभी जिलों की एक तरह की मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है, कोई जिला अलग नहीं रहता। अन्यथा पहले क्या होता था, कोई कार्यक्रम या कोई योजना किसी कुछ एक क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से लागू होती थी, वहाँ उसकी जानकारी भी जिला के अधिकारियों को अधिक रहती थी। कहीं वहाँ की क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण या वहाँ के राज्य की सरकारों की प्राथमिकताएं भिन्न होने के कारण कुछ कुछ अंतर रहता था। लेकिन अब उसका थोड़ा बहुत एकीकरण हुआ है इस प्रतियोगिता के माध्यम से कि सभी तत्पर रहते हैं कि हमने साल के भीतर परिणाम ला के देने हैं। साथ ही साथ आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने का भी कार्य होता है और प्रशासन में भी सुधार होता है। जो हमारे युवा कलेक्टर हैं प्रत्येक जिले में, वो भी महसूस करते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिल रहा है। आज ई फाइलिंग की बात हो या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो अब आगे पीएम मोदी का क्या एक विजन है विकसित भारत बनाने की अगर बात है तो सिविल सर्वेंट का क्या रोल होना चाहिए? टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी
उपलब्ध थी, परंतु उपयोग में नहीं लाई जा रही थी क्योंकि एक स्टेटस कोइस्ट कार्यशैली चल रही थी। मोदी जी ने बड़े फास्ट ट्रैक में पहले ही 2, 4, 5 पहली अपनी टर्म में ही लगभग पूरा डिजिटलाइज कर दिया और लगभग 80-85% सरकारी कामकाज कम से कम भारत सरकार में ऑनलाइन हो गया था मोदी जी के पहले कार्यकाल में, 14 से लेके 19 तक। फिर 19 के बाद उसका आपको परिणाम देखने को आया कि जब यकायक कोविड की आपदा सामने आई। अब उसके लिए तो किसी ने तैयारी नहीं की थी, लेकिन हमारे यहाँ एक दिन भी कामकाज में बाधा नहीं पड़ा। ये इसलिए था कि मोदी जी ने पहले से ही एक ऐसी व्यवस्था तैयार करके रखी थी कि कोई भी परिस्थिति आए उससे उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हमारा ग्रीवेंस का जहाँ था पहले केवल 2 लाख ग्रीवेंसेज आती, आजकल 20-20 लाख प्रति वर्ष आती है क्योंकि सारा CP ग्राम है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा पेंशन में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग पहली बार भारत सरकार में सीनियर पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट के लिए किया गया, DBT का उपयोग हुआ। तो मुझे लग रहा है कि और उससे न केवल परिणाम निकले बल्कि पारदर्शिता भी आई, भ्रष्टाचार भी कम हुआ। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ सुधाकर दास, DD न्यूज़, दिल्ली। और बिहार का प्रिंटिंग का फन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मरते हुए फन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। हर इलाके के अपने मखसूस फन हुआ करते हैं। कुछ खास लिबास और रस्म व रिवाज भी मुख्तलिफ होते हैं और यही हिंदुस्तान का तनव्वुर है। अगर राजस्थान ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, वहीं बिहार की ब्लॉक प्रिंटिंग कुछ मुख्तलिफ है। इसे छापे का काम कहा जाता है। राजस्थान में जहां ब्लॉक प्रिंटिंग में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं बिहार के छापों में चांदी के वर्क की बहुत बारीक तह इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन लागत में इजाफे की वजह से इसके बजाय एल्युमिनियम की पतली तह प्रिंटिंग के लिए अब इस्तेमाल की जाती है। प्रिंटिंग की तकनीक बहुत आसान है। डिजाइन को लकड़ी के ब्लॉक पर कुंदा किया जाता है और तह को ब्लॉक और कपड़ों के दरमियान दबा दिया जाता है और इस तरह से प्रिंटिंग हो जाती है। हुनरमंद कारीगर ये काम बहुत जल्द कर लेते हैं। डिजाइन कभी टेढ़ा नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन से प्रिंट किया गया हो। लोगों के लिबास की तरजीहात के मुताबिक शलवार सूट, साड़ियाँ, लहंगा, शरारे और गरारे अब पटना और बिहार के बाजारों में दस्तयाब हैं। इनकी कीमत और मेयार भी सबकी जेब के मुताबिक है। ताहम लोगों के बदलते हुए शौक की वजह से अब इस किस्म के लिबास की मांग भी कम होने लगी है। कारीगर भी कम होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी कारीगर हैं लेकिन जो अपने आबाओ अजदाद की विरासत को बरकरार रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये नालंदा के दुकानदार वकार अहमद और मोहम्मद नौशाद का खानदानी कारोबार है। बहुत पुराना कला है, वालिद साहब के टाइम से, पिता के टाइम से है, तब तक हम लोग कर रहे हैं। मार्केट इसका कम है, मतलब 300 मजदूरी हो जाता है, 400-300 यही मजदूरी होता है। कारीगर मोहम्मद अरमान का कहना है कि वो बरसों से इस फन से मुंसलिक हैं, लेकिन कम उजरत के बाइस खानदान का गुजारा बमुश्किल ही हो पाता है। हिंदुस्तानी बिरादरी पूरी दुनिया में फैली हुई है। इन्हें छापा कला जैसी रिवायती चीजों तक रसाई हासिल करने में दुश्वारी तो होती है, लेकिन अगर इसकी बरामद की हौसला अफजाई की जाए तो बिहार के इस खत्म होते हुए फन को नई जिंदगी मिल सकती है और ये कारीगर इस विरासत को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान हैदर की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबर। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, सूडान में फौज और नीम फौजी दस्ते की जंग में 31 हिंदुस्तानी भी इस वक्त फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचने के लिए सूडान गए हुए थे। और इसी अखबार की अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं।
माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई पूरी दुनिया को मुत्तहिद करेगी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये कहना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, सदर जमहूरिया मुर्मू का शिमला आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जी हाँ, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल के दौरा करेंगे और सदर जमहूरिया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ज़ेर तरबियत याफ्ता अफसरान के साथ भी बातचीत करेंगी। और अब नजर डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। अब उत्तर प्रदेश में किसी को माफिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये सुर्खी है, कोरोना के मरीजों में 430% का इजाफा दर्ज किया गया और मोहलिक बीमारी से बचने के लिए हेल्थ एजेंसियां अलर्ट और माहिरीन को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने पर जोर भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से प्रोटोकॉल पर, जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उन पर अमल किया जाए। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है, चीन की इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान साज़ी की पेशकश है और चीन की साज़ी में ही सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा ख़त्म हो गया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लीग का 26वां मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। आईपीएल के रवां सीजन में दोनों टीमें अब तक 5-5 मैच खेल चुकी हैं। राजस्थान पॉइंट्स टेबल में 4 जीत और 1 हार के साथ सरफहरिस्त है, वहीं लखनऊ 3 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। ये मैच पहले नंबर पर आने की जंग हुई। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 2 मैच खेले जा चुके हैं, दोनों ही राजस्थान को जीत मिली है। और मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को इसके होम ग्राउंड पर 14 रन से शिकस्त देकर आईपीएल में मुसलसल तीसरी जीत दर्ज की है। जीत के साथ ही रोहित शर्मा की टीम 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही हैदराबाद की ये तीसरी शिकस्त है और वो पॉइंट्स टेबल में 9वीं पोजीशन पर है। सनराइजर्स के कप्तान ईडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 178 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, उन्होंने आईपीएल में अपने 6000 रन मुकम्मल किए। रोहित शर्मा 6000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, शिखर धवन और डेविड वार्नर ने ये कारनामा अंजाम दिया है। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।